आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में उसके कारणों में बात करेंगे। इससे पहले हमने सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक, धार्मिक, आर्थिक कारणों पर चर्चा कर चुके हैं। तो कुछ एक तो जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी उनका क्या प्रभाव पड़ा, और दूसरा कौन से ऐसे तत्कालिक कारक थे, या फिर जिसमें सबसे बड़ी जो बात हम करते हैं आर्थिक, जो तत्कालीन आर्थिक संकट था उसके ऊपर, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो एक तरह से ब्रिटिश शासन का प्रभाव। अब ये क्या चीज थी ब्रिटिश शासन, खासकर जो बुद्धिजीवी वर्ग था, वोल्टेयर जैसे लोग, जब वो इंग्लैंड जाते हैं और वहां पर रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून का शासन और कानून के सामने समानता की जो भावना थी वो देखते हैं। और इसके साथ साथ मतलब एक तरह से जैसे हालात पुरातनपंथी फ्रांस में थे वैसे इंग्लैंड में नहीं होते हैं, क्योंकि लोग कानून का पालन करते हैं और वो कहते हैं कि एक समृद्धशाली व्यवस्था उन्हें वहां पर देखने को मिलती है। और फ्रांस में जब वो वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि जैसे एक इतिहासकार ने कहा था कि फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसे, वो कहते हैं कि एक ढेर के ऊपर खिले हुए पुष्प की, गोबर के ढेर के ऊपर खिले हुए फूल के समान है, जिसमें पैर मारोगे तो आपके पैर सारे धंस जाएंगे, या हाथ मारोगे तो हाथ भी धंस जाएंगे। ऊपर से देखने में बड़ा सुंदर दिखता है, मगर उसके अंदर यानी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ब्रिटिश शासन ने भी ये मतलब जब वो कहते हैं कि जब वो, क्योंकि ये हम जानते हैं कि जहाँ से हम घूमने जाते हैं या फिर वैसे किसी काम से जाते हैं तो वापसी में जहाँ पर हमारा कहते हैं कि लक्ष्य होता है वापसी का, वहां पर जाके उसकी बातें जरूर करते हैं। आप भी जैसे अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हो या फिर किसी दूसरी जगह पे, दूसरे कॉलेज में या कहीं और जाते हो, तो फिर जब वापस अपने घर पे आते हो या अपने कॉलेज में आते हो तो उन घटनाओं का वर्णन अपने सहपाठियों से, फिर अपने सदस्यों से, अपने मित्रों से करते हो, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो वैसी ही कंडीशन हमें यहाँ पे दिखाई पड़ती है, क्योंकि जब फ्रांसीसी क्रांति की हम बात करते हैं तो बुद्धिजीवी वर्ग ही वो था जिसने ये साबित कर दिया था, या फिर हम कह सकते हैं कि उसने ये एक तरह से व्यवस्थित कर दिया था कि फ्रांस में बहुत सारी समस्याएं हैं, बुराइयां हैं, और इन बुराइयों की पहचान आम जनता से उन्होंने करवाई। और कहते हैं कि जब बुराई आई तो फिर उसका भी प्रभाव समाप्त करने का एक तरह से बात भी की जाने लगी। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और इसके बाद फिर हम जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो घटना घटती है, अमेरिकी क्रांति। किसी को आइडिया कब हुई थी? 1783 में सर। 1783 में तो ये पूरी होती है 1776 में। 1776 में। 1776 वो डेट भी है जब एडम स्मिथ ने कौन सी किताब लिखी थी? जिसने पूरा एक डिस्कोर्स चेंज कर दिया वाणिज्यवाद का, और जिसके ऊपर ये आधारित है हमारा जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उसी के ऊपर आधारित है एडम स्मिथ की जो किताब है द वेल्थ ऑफ नेशंस। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। भाई किसी और को नहीं आ रही आवाज? प्रिया या प्रियंका? सर मेरे पास भी नहीं आ रही क्लियर। प्रियंका तुम्हारे पास आ रही बेटा? सर अब तो आ रही, इससे पहले नहीं आ रही थी। अब सर आ रही है। साफ नहीं आ रही, कट कट के आ रहा है। बेटा फिर तुम्हारे लोग कहते हैं ना कि नेट में दिक्कत सर मेरे है, पास क्लियर आ रही है। कई बार नेट में दिक्कत हो सर जाती है। मेरे पास क्लियर आ रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप चाहे उसको लॉगिन क्या बोलते हैं उसको, एक बार
क्लास छोड़ो और फिर दोबारा फिर आ जाओ, दोबारा ज्वाइन कर लो इसको, तो वो चीज़ हो जाती है। और हाँ, हम अमेरिकी क्रांति की बात करें तो 1776 में शुरू होती है, 1783 तक चलती है वो। तो अमेरिकी क्रांति जब हुई तो लुई 16 ने बड़े गर्व के साथ अपनी फ्रांसीसी सेना भेजी वहां पर अमेरिका की सहायता करने के लिए, और अमेरिका में 1783 में गणतंत्र स्थापित हो गया। हालांकि उनका मतलब संविधान बाद में बना, मगर एक तरह से गणतंत्रवादी भावनाएं वहां पर स्थापित हो गई। और वो कहते हैं कि एक तरह से अमेरिका में फ्रांस शोषण को समाप्त करने जाता है, कानून का शासन स्थापित करने की बात करता है, गणतंत्रवादी भावनाएं जगाई जाती हैं। मगर जब वही सैनिक वापस फ्रांस लौट कर आए तो उन्हें वो सारी घटनाएं मतलब कहते ना कि मतलब वे जिसको स्थापित करने गए थे, स्थापित करने के बाद उनके हाथ क्या आया, निराशा ही है, क्योंकि फ्रांस में उन सारी बातों की अभाव था जो वो अमेरिका में स्थापित करने गए थे, और वहां पर स्थापित भी हो गई। और सबसे बड़ी जो समस्या हमें देखने को मिलती है वो यही है कि उनको लगा कि हमारे साथ छला हुआ महसूस एक तरह से वो करते हैं अपने आप को। फिर एक तरह से हम ये भी देखते हैं कि जब अमेरिका में युद्ध लड़ने गए फ्रांस के सैनिक, तो उनके ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ा फ्रांस के ऊपर। तो एक तरह से वो कहते हैं ना कि अमेरिका से फ्रांस की अगर दूरी देखोगे, भौगोलिक दूरी, तो वो दूरी बहुत ज्यादा है। बीच में मेरे कनेक्शन में टूट गया था, अब आवाज आ रही होगी, आ रही आवाज? यस सर। यस सर। तो फिर एक आयरलैंड में भी उस समय एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, जो ब्रिटेन ने आयरलैंड के ऊपर काफी प्रतिबंध लगा रखे थे। तो आयरलैंड के लोग एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब भाई फ्रीडम प्राप्त करने के लिए, या फिर बहुत सारी जो व्यवस्थाएं थी उनको जो एक उनकी शोषणकारी थी उनको दूर करने का प्रयास कर रहे थे। तो वहां की घटनाएं भी फ्रांस पहुंचती हैं, तो वो भी एक तरह से फ्रांस के लोगों को एक तरह से कहते हैं ना कि ऊर्जा प्रदान करती हैं, ताकि वो भी एक तरह से क्रांति में भाग ले सकें, या फिर एक तरह से जैसा आयरलैंड में किया जा रहा है। आयरलैंड का आंदोलन ऐसा था, इसने मतलब समय समय पर बहुत सारे वो कहते हैं ना कि देशों के जो क्रांतिकारी मूवमेंट थे उनको प्रेरणा दी है। अगर भारत की भी हम क्रांतिकारी आंदोलन की बात करते हैं तो काफी हद तक जो आयरलैंड की व्यवस्था थी उस समय की 20वीं शताब्दी की, तो वहां की घटनाओं से ये लोग प्रेरणा लेते हैं और क्रांतिकारी आंदोलन को, यानी जब अंग्रेजों को छोटा सा आयरलैंड टक्कर देने की कोशिश कर सकता है, तो भारत तो क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़ा है इंग्लैंड से, तो ये भावना फैलती है वहां पर। फिर जो हम बात करते हैं तात्कालिक कारक की, यानी तात्कालिक कारण क्या था ऐसा जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांति की घटनाएं या क्रांति की संभावनाएं मतलब कहते हैं बलवती हो जाती है और क्रांति हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हम जो बात मानते हैं उस समय के आर्थिक संकट था। आर्थिक संकट की शुरुआत अगर की बात करते हैं तो जैसे हमने पहले भी बात की थी कि लुई 14 ने जो वर्साई में महल बनवाया, उस महल में उसने बहुत ज्यादा धनराशि खर्च की, और जैसे उसमें हम कहते हैं कि 1800 कमरे थे, 1600 कमरे केवल नौकरों के लिए थे, यानी नौकर भी किसी एक तरह से ये देखा जाए कि कभी किसी अमीर से कम नहीं है, ये कुलीन वर्ग से कम नहीं है। और इसके साथ साथ उन नौकरों को ही विशेष अधिकार था उस महल की सजावट करने का,
उदाहरण के लिए जब वो कहते ना कि हर रोज दिए जलते थे वहां पर, और एक दिया एक बार में ही जलता था, दूसरी बार उसको यूज नहीं करते थे। और औसतन बताया गया है कि 1.5 लाख रुपए वार्षिक आय होती थी एक्स्ट्रा उस दीपक से, एक नौकर की। यानी हम ये देख लेंगे मतलब भाई आज से लगभग ये लगा लो कि 1789 यानी 2089, 300 साल नहीं, 2089 तो नहीं, सॉरी 200 125 साल के करीब बात है। और उसमें 1.5 लाख रुपए सिर्फ क्या बोलते हैं वो, कहते हैं ना कि अपने चुगड़े बोलते हैं उसको, यानी चुगड़े बेच के आदमी 1.5 लाख रुपए कमा लेता है एक साल के। तो उससे और बढ़िया जीवन क्या हो सकता है। मगर वो जो दीपक होते थे उनसे फिर फ्रांस तो बुझ रहा था ना, उनसे दीपकों से महल तो रोशन हो रहा था, मगर फ्रांस बुझ रहा था उन दीपक से। और मैरी एंटोनेट के अधीन जितने भी वो क्या बोलते हैं नौकर थे, वो एक से बढ़कर एक, वो कहते हैं कि खर्चीले थे, सबकी अपनी अपनी वो, जिस तरह से नहीं हम करते हैं, जैसे कभी आप ब्यूटी पार्लर वगैरह पे जाओगे या फिर किसी दुकान पे जाओगे, नॉर्मली आप लेने गए हो बिस्किट, वो कह देगा जी ये ब्रेड भी ले लो, अच्छी आ रही है, ये भी अच्छी है, यानी बटर भी लगा लोगे जी ब्रेड के ऊपर। ये लेने गए थे आप एक चीज, जैसे आजकल आप जो इजी डे है या फिर बिग बाजार है या फिर शॉपिंग मॉल वगैरह है, वहां पर आप एक चीज लेने जाओगे मगर दिखाई इस तरह जाती है कि आप एक से ज्यादा चीजें ले सकते हो। तो वैसी ही कंडीशन हमें मैरी एंटोनेट के आसपास जो घूमने वाले लोग थे वैसे दिखाई पड़ते हैं। और इसीलिए फ्रांस के लोग मैरी एंटोनेट को डेफिसिट मैडम कहते थे, द मैडम ऑफ डेफिसिट, यानी घाटे की मैडम। यानी जिस देश की रानी घाटे में जा रही हो तो लोगों को फिर उम्मीद हम कम ही कर सकते हैं लोगों की। और यही कारण था कि मतलब एक तरह से विलासिता के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था उसमें फ्रांस में, जिसकी वजह से आर्थिक संकट गहराता है। कहते हैं ना कि जैसे कई बार हम कहते हैं कि अकाल में बहुत सारे लोग मरे। अगर हम ब्रिटिश काल की बात करते हैं, औपनिवेशिक भारत के बहुत सारे अकाल पड़ते हैं भारत में, मगर लोग भी बहुत मरे। मगर लोगों के मरने के पीछे अकाल नहीं था, वो जो अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन का जो मिसमैनेजमेंट था वो था उसके पीछे। यानी अकाल तो भारत में सदियों से गिरते आ रहे हैं। पहले राजा अपने वो कहते ना कि गोदाम के दरवाजे खोल देते थे, मगर अंग्रेजों ने किया ही नहीं वो काम। तो इसलिए लोग मतलब राशन नहीं मिलने की वजह से मारे गए। राशन पैदा नहीं हुआ उसकी वजह से नहीं, राशन नहीं मिलने से लोग मारे गए, यानी कि तरह मिसमैनेजमेंट। तो फ्रांस में भी हम वैसी कंडीशन देखते हैं। और फिर इस मिसमैनेजमेंट को, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक संकट गहराता जा रहा था, उसके लिए लुई 16 थोड़ा चिंतित भी नजर आता है। और वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से इसको ठीक करने की। हालांकि लुई 16 लुई 14 जितना कहते नहीं योग्य शासक नहीं था, मगर इतना नकारा भी नहीं था कि लुई 15 की तरह कुछ ना करे। तो कोशिश करता है, वित्त मंत्री लेके आता है अच्छे अच्छे, मगर वो वित्त मंत्री भी अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं, मगर बात ये आती है ना कि माने कौन। फिर सबसे बड़ी जो अड़चन आई, वित्त मंत्री कहते हैं कि भाई टैक्स लगाओ। वो टैक्स जो सामान्य जनता के ऊपर थे सारे, वो पहले से ही उस बोझ से दबी हुई है कि वो और अधिक टैक्सों का भार नहीं वहन कर सकते थे। तो वो कहते हैं कि मतलब जो पादरी वर्ग है या फिर कुलीन वर्ग है उसके ऊपर टैक्स लगाओ। और वो सारे पहुंच जाते हैं रानी के पास, और रानी का भी प्रभाव है लुई 16 के ऊपर। तो वो सारी जो योजनाएं थी वो सारी धराशायी हो जाती है। हालांकि हमारे सामने आते हैं जैसे तुर्गो 1774 से लेकर 76 तक, ये कहता है कि भाई
कुलीन और पादरी पे टैक्स लगाया जाए, मगर पादरी इसका विरोध करते हैं और उसको हटवा देते हैं। उसके बाद नेकर आता है। नेकर के समय में अमेरिका के साथ युद्ध हुआ। वो भी कहता है कि टैक्स लगाने के लिए हमें कुलीन पादरी वर्ग का सहयोग लेना पड़ेगा, मगर वो फिर उसको हटवा देते हैं। फिर एक आदमी आता है कैलोन। कैलोन एक बात कहता है कि भाई आपको लोन लेने के लिए ना रईस दिखना चाहिए। अगर आज कल्पना करें आप, एक आदमी जो कुर्ता पजामा पहने हुए है और उससे कुर्ते पे थेली लग रही है, यानी फटा हुआ है, और वो जाता है मैनेजर के पास, भले उसके पास 100 किले हो, तो मैनेजर उसको पहले तो बात ये करेगा भाई उसको बाहर रखेगा और उसको बिठाएगा भी नहीं, और उसको कहते हैं लोन तो नहीं है। और फिर दूसरा आदमी आता है जो सूट बूट पहन के आता है, उसके आगे पीछे तो नौकर चाकर होंगे, मैनेजर भी अपनी कुर्सी से उठेगा और कहेगा कितना ही लोन ले लो। उसके डॉक्यूमेंट भी चेक नहीं करना चाहिए वो, उससे पहले उसके लिए समोसे चाय बर्फी वगैरह आ जाएंगे। मैनेजर को पता है कि भाई हाँ कपड़े अच्छे हैं तो शायद इसके पास पैसे भी होंगे, और जिसके पास कपड़े नहीं है, अच्छे नहीं है, उसके साथ पैसे होने की गारंटी, यानी पैसे नहीं इसके पास। अगर लोग अधिकतर यही मानते हैं, आज भी यही मानते हैं मोस्टली। वो ये नहीं दिखता है कि उनको जो अमीर आदमी उसके ऊपर कितना लोन होंगे, पहले से कर्ज होंगे, मगर ये है कि भाई हाँ कुछ न कुछ तो बात होगी। तो कैलोन यही कहता है कि अगर आपको लोन लेना है तो आपको रिच या फिर रईस होने का सवांग करना पड़ेगा, ढोंग करना पड़ेगा। और कैलोन के समय में फ्रांस ने बहुत सारे लोन लिए दूसरे देशों से, जिससे हम कहते हैं ना कि उसका जो आर्थिक घाटा था वो बढ़ता जाता है, यानी ब्याज भरने के लिए भी लोन लिया जा रहा है। अब हम ये देखें कि मतलब भाई जो कंडीशन थी उस समय की, वो कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि मतलब फ्रांस की जो क्रांति अर्थव्यवस्था है वो असहाय हो चुकी है, या फिर हम उसको ये कह सकते हैं कि मतलब भाई वो ऐसी कंडीशन में पहुंच चुकी है कि वो कुछ उपज नहीं कर सकते। तो लोग विरोध करते हैं फिर इसका, कैलोन का, क्योंकि उससे चीजें और ज्यादा महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। तो दोबारा से फिर नेकर को लेकर आ जाता है, और नेकर फिर कहता है 1789 में कि हमें एक ही रास्ता है कि जो पादरी वर्ग है, कुलीन वर्ग के, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए। और इससे पहले जो ब्राइन ने जो एक तरह से कहते हैं कि हालात के, जैसे हम कई बार इतिहास में एक शब्द का बात करते हैं कि भाई फ्रांस इस समय बारूद के ढेर पे बैठा हुआ था, क्योंकि इतिहास में हमेशा गोले बारूद की बात होती है, लड़ाइयों की बात होती है। तो फ्रांस इसमें गोला बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, और ब्राइन ने वो चिंगारी पैदा कर दी, बस उस चिंगारी से बारूद के ऊपर पड़ने वाली बात रह गई, बीच की बात रह जाती है। और जो फिर नेकर को जब लगाया गया, और जब ये कहते हैं ना कि एक तरह से हम कहते हैं कि भाई नए टैक्स लगाने की जब बात आती है, तो फिर वो यही कहते हैं कि भाई नए टैक्स लगाने का अधिकार राजा का तो है नहीं। तो फिर बात लोग शुरू करते हैं भाई किसको अधिकार है भाई, वो कहते हैं तो स्टेट जनरल को है। स्टेट जनरल का नाम भी लोग भूल गए थे उस समय तक। भाई जिस देश में किसी संस्था का नाम 175 सालों तक नहीं लिया जाएगा, फिर लोग तो उसको भूल ही जाएंगे। कुछ बूढ़े थे जिन्हें बाप दादा कभी कहते थे भाई हाँ भाई कुछ ऐसी चीज होती थी, उनको पकड़ा जाता है, रूल वगैरह दोबारा फ्रेम किए जाते हैं, उसके फिर अधिवेशन बुलाने की बात होती है, यानी 5 मई 1789 को उसका अधिवेशन बुलाने की मांग एक तरह से फिक्स होती डेट, और अधिवेशन बुलाने की डेट को ही एक तरह से हम कहते हैं कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हो गई। तो क्रांति की शुरुआत इस तरह से हम कहते हैं, मतलब जो आर्थिक हालात थे उन्होंने क्रांति को शुरुआत कर दी एक तरह से। सबसे पहले अगर हम क्रांति की जो व्यवस्था की हम बात करते हैं, यानी क्रांति कौन सी थी। कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्टेट जनरल की
डेट यानी 5 मई 1789 थी। फिर कहते हैं कि टेनिस कोर्ट की जो शपथ थी 21 जून की, वो क्रांति। फिर कहते हैं 14 जुलाई जब बास्तिल एक जेल थी उसका पतन होता है, बास्तिल का किला था, उस किले में एक जेल बना रखी थी, उसका पतन होता है तो कहते हैं कि वो क्रांति थी। तो स्टेट्स जनरल से लेकर बास्तिल की जो पतन होता है उसके बीच की जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम कहते हैं कि ये क्रांतिकारी यानी फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट्स जनरल की, यानी स्टेट्स जनरल क्या व्यवस्था थी। इसके बारे में हमने पहले बात की थी कि 3 वर्ग थे। 3 वर्गों में पहला वर्ग पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन और फिर तीसरा सामान्य जनता। संख्या की दृष्टि से हमेशा सामान्य जनरल स्टेट्स था वो उसकी संख्या हमेशा पहले 2 से ज्यादा होती थी आदमियों की संख्या, मगर यहाँ पर जो निर्णय होता था बहुमत से होता था। बहुमत होता था एक सदन का या फिर एक हाउस का एक मत, यानी पादरी में चाहे 500 आदमी है वहां पर एक ही मत है। कुलीन वर्ग का जो स्टेट्स जनरल है उसका भी एक ही है और सामान्य जनता का भी एक ही है, और 3 ही मत हो गए। और जब निर्णय लिया जाएगा 2-1 से या फिर 3-0 से, यानी बहुमत कहते हैं सारा हो जाए। और कभी कुलीन वर्ग और कहते हैं कि हम भाई जैसे पादरी वर्ग ने कभी सामान्य जनता का सहयोग किया हो, ऐसा उदाहरण हुआ ही नहीं कभी। तो फिर हमेशा यहाँ पर भी वही बात आती है कि मतलब भाई लोगों को ये अंदेशा था कि भाई भले स्टेट जनरल का अधिवेशन बुला लो, मगर जो नियम बनाए गए थे अभी तक उसके अनुसार प्रथम और द्वितीय दोनों मिल करके तीसरे को हरा देंगे, और वो लोग अपने ऊपर टैक्स लगाने के लिए क्यों देंगे आजकल। या फिर कहते हैं कि राष्ट्रवादी लोग तो बनने बंद हो चुके होते हैं, पहले अपना पेट भरने की बात करते फिर उसके बाद राष्ट्रवाद दिखाई पड़ता है। तो वैसी कंडीशन हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है फ्रांस में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई तीसरा जो स्टेट जनरल था उसकी कंडीशन तो खराब थी पहले के जो भूतकाल के अनुसार, तो उसमें कुछ बदलाव का प्रयास किया जाता है। तो 175 साल के बाद दोबारा चुनाव होते हैं, और जो व्यक्ति 25 साल से अधिक व्यक्ति आयु का था, टैक्स देता था या फिर किसी विशिष्ट कार्य में दक्ष था, कारीगर था, उसको वोट देने का अधिकार था। अच्छी बात यह थी कि इस समय स्टेट्स जनरल के अच्छे नेता चुने जाते हैं, जिनमें मिराबो, सीए, रोबेस्पियर, जोसेफ मुनिए, विक्टर मालो ऐसे लोग थे। स्टेट्स जनरल के 1214 सदस्यों का चुनाव होता है, जिनमें पादरी वर्ग के 308 और कुलीन वर्ग के 285 और साधारण वर्ग के 621, ये उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये एक तरह से चुनाव होता है। तो अगर देखा जाए तो 593 पहले 2 वर्गों के थे और 621 यानी एक तरह से बहुमत के आधार पर जो सामान्य वर्ग था उसकी जनसंख्या यहाँ पर एक तरह से ज्यादा ही थी। तो 5 मई को बड़े धूमधाम के साथ इसका अधिवेशन होता है। लुई 16 ने उद्घाटन किया, और लुई का विचार था कि लोग ना मतलब वो बड़ी ताम झाम के साथ उसका उद्घाटन करते हैं। वो कहते हैं ना कि जब आपको अगर अपनी समस्याएं खत्म या फिर छुपानी होती हैं तो कहते हैं बड़ा पोस्टर लगा दो उसके सामने। वो छोटा सा पोस्टर जो समस्याओं को लिखा होता है वो उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। सरकारें यही करती हैं आमतौर पर। तो वैसी ही कंडीशन अगर हम कहें तो यानी लुई 16 का विचार था कि भाई लोग धूमधाम से जो उद्घाटन हुआ है उसमें खो जाएंगे और समोसे चाय पकौड़े खा के अपने घर चले जाएंगे, मगर वैसी कंडीशन नहीं होती है। अब लोग ज्यादा दुखी हो चुके थे। तीसरे वर्ग के जो सदस्य थे यानी साधारण वर्ग के साथ हमेशा भेदभाव हुआ था, और अब वो उस भेदभाव का जवाब देने के लिए तैयार थे। एक तरह से अगले दिन यानी पहले दिन सम्राट ने बड़ा अस्पष्ट भाषण दिया
और नेकर ने बड़ा अर्थव्यवस्था के ऊपर लंबा भाषण दिया और उसके बाद कहा भाई कल तीनों वर्ग अलग अलग स्थान पर बैठकर निर्णय लेंगे और जिस प्रस्ताव पक्ष में तीनों सदनों के यानी 2-1 से या बहुमत के आधार पर उसको पारित कर दिया जाएगा। पादरी और कुलीन वर्ग के लोग आपस में बैठ करके यानी अलग अलग बैठ करके आपस में उन प्रस्तावों के ऊपर सहमति कर लेते जिन्हें उनसे फायदा था और फिर साधारण सदस्यों के पास जाते तो फिर कंडीशन वही थी। तो साधारण सदस्यों ने कहा कि सदन के अनुसार नहीं, जनसंख्या के बहुमत के अनुसार यानी सदस्यों के बहुमत के अनुसार निर्णय होना चाहिए। इस बात से खटक जाती बात और 5 सप्ताह तक दोनों जो पक्ष थे वो अपने मतलब मुद्दे पर डटे रहते हैं और विवश होकर 17 जून 1789 को तीसरा जो सदन था उसने अपने आप को राष्ट्रीय सभा के रूप में घोषित कर दिया और धीरे धीरे जो निम्न वर्ग के जो पादरी थे जिनको जब हमने सामाजिक सम्मान की बात रखी थी वो लोग जब आते हैं तो वो धीरे धीरे मानते हैं कि मतलब भाई हाँ अब ये भी यानी पादरी वर्ग के लोग जो प्रथम जो वर्ग था स्टेट जनरल का उसके लोग अब तीसरे वर्ग के साथ आने लग जाते हैं। तो ये एक तरह से पहली कदम मानते हैं महत्वपूर्ण यानी जब सामान्य वर्ग ने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया और लुई 16 ने साधारण वर्ग को पूछने के लिए 20 जून को जो जहां पे सदन जहां बैठक हो रही थी ताला लगवा दिया बड़ा सा और वहां पर सैनिक खड़े कर दिए यानी जो भी भवन की तरफ आए उनको रोको भाई। तो मिराबो और एबेसी ये जो 2 तीसरे वर्ग के सदस्य थे ये लोग टेनिस कोर्ट चले जाते हैं और बैली एक नेता था ही नहीं कहीं इसी समय में और उसके नेतृत्व में टेनिस कोर्ट की शपथ लेते हैं 21 जून को और कहते हैं कि जब तक वे फ्रांस के नए संविधान की रचना नहीं कर लेते हैं स्वयं को भंग नहीं होने देंगे। यानी राजा तो भंग करना चाहता है मगर ये कहते हैं कि नहीं हम भंग नहीं होने देंगे भाई। और हेजन जो इतिहासकार लिखता है कि टेनिस कोर्ट की शपथ वास्तव में फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ थी जिसकी उद्घोषणा के सामने फ्रांस में राजतंत्र हिलता हुआ नजर आ रहा था। यानी फ्रांस की जो राजतंत्र जड़ें थी वो हिलती हुई नजर आ रही है। ये पहला वो था कि जब लोगों ने हम ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है 5 मई 1789 को स्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ मगर उस अधिवेशन में कोई गारंटी नहीं दी गई किसी प्रकार की। मगर यहां पर वो अपने आप को ये कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं कि एक तरह से कि अपने आप को भंग नहीं होने देंगे या फिर हम कह सकते हैं कि मतलब भाई वो किसी भी प्रकार से अपने आप को राजा के सामने झुकने नहीं देंगे। तो एक तरह से क्रांति की शुरुआत मानते हैं। और फिर 23 जून को राजा ने चिंतित होकर के इकट्ठी संयुक्त अधिवेशन बुलाया और राजा ने कहा कि हम कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे, इच्छा है हमारी। और राजा ने तीसरा जो वर्ग था उसके द्वारा जो राष्ट्रीय सभा और अपने आप को भंग नहीं करने देंगे बात को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो तीसरे वर्ग के लोगों ने बैठकों को अलग अलग और राजा ने घोषणा की कि तीनों लोग जो सदन है उनकी घोषणा अलग अलग होगी, बैठकें अलग अलग होंगी। और राजा की इस घोषणा के बाद यानी लगा भाई आज की कार्रवाई खत्म हो गई है। पहले 2 वर्ग तो उठ के चले गए मगर तीसरे वर्ग के लोग वहीं बैठ गए। तो सैनिक अधिकारी उनके पास आए और तीसरे वर्ग के नेता ने कहा कि भाई सैनिकों ने कहा भाई मामला खत्म हो गया चलो फिर। मिराबो ने कहा कि अपने स्वामी से कह दीजिए कि हम यहाँ जनता की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, ये एकत्रित हुए हैं और हमें यहाँ से तलवार की नोक पर ही बाहर निकाला जाएगा।
ये जो जनता की इच्छा है ये रूसों की जनरल विश है, सामान्य इच्छा। यानी सामान्य इच्छा ये है कि बदलाव हो, और मिराबो उसी की बात कर रहा है। यहाँ पर हमें देखते हैं मतलब किस तरह से जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसकी बातें एक तरह से यहाँ पर जनता के प्रतिनिधि कह रहे हैं, और अंत में राजा को झुकना पड़ा और तीसरे सदन की सभी मांगों को मानते हुए 27 जून को तीनों सदनों की एक साथ मीटिंग करने की बात अनुमति दे दी उसने। और इस प्रकार से राष्ट्रीय सभा की वैधानिकता, यानी राष्ट्रीय सभा को एक तरह से लेजिटिमेसी मिल जाती है, वैधानिकता मिल जाती है। और इस प्रकार शक्ति राजा के हाथ से निकलकर जनता के हाथ में चली गई। ये एक टर्निंग पॉइंट भी है। अभी तक लोग ये कहते थे फ्रांस में राजा के बारे में, यानी मेरी इच्छा ही कानून है और मैं स्टेट हूँ, आई एम द स्टेट, जो लुई 14 कहते हैं। और अब राजा जनता के सामने झुक रहा है तो फिर ताकतवर कौन हुआ? जनता हुई ताकतवर। तो इसलिए राजा के हाथ से सत्ता निकल करके या शक्ति निकल करके जनता के पास चले जाती है। और कैटल भी लिखता है, कैटल भी इतिहासकार है, ये जनता की प्रथम विजय थी। राजा विवश किया जा चुका था और राज सत्ता राजा के हाथों से निकलकर राष्ट्रीय सभा के पास चली गई थी। मगर राजा हार मानने वाला थोड़ा था। लुई 16 फौज बुलाता है और नेकर को अपने स्थान से हटा देता है। यानी एक तरह से वो कहते हैं ना कि हालांकि भले उसने वो दे दिया था, एक तरह से कहते हैं कि मान्यता दे दी राष्ट्रीय सभा को, यह जनता को या तीनों वर्गों की इकट्ठी बुलाने की एक तरह से वो किसी ने कोशिश इकट्ठी बुलाने की उसने एक तरह से वो कर दी, इकट्ठी बुला सकते हैं मीटिंग। मगर उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं था कि भाई हाँ, क्रांति को दबाना जरूर है। और उसने जनता को डराने के लिए जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया से सैनिक बुला करके पेरिस और वर्साई में तैनात कर दी, यानी अपने राजमहल के पास तैनात कर दी। अब स्थिति बड़ी तनावपूर्ण हो जाती है, कारखाने बंद हो जाते हैं। अब स्थिति बड़ी तनावपूर्ण हो जाती है, कारखाने बंद हो जाते हैं, मजदूर नाराज हो जाते हैं। स्टेट जनरल का अधिवेशन न होने से भी लोग नाराज दिखाई पड़ते हैं। और लोगों ने यानी खासकर बेरोजगारों ने कारखानों पर हमला कर दिया। लुई 16 ने मूर्खतापूर्ण कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों के बहकाव में आकर नेकर को उसके पद से हटा दिया। जनता को लगा था कि नेकर क्रांति के पक्ष में है और उसको हटाने की जो बात की गई उससे हालात और ज्यादा खराब होंगे। और लाफायते के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा दल की घोषणा कर दी गई। इसी बीच मिराबो ने सम्राट को सेना हटाने का संदेश भिजवाया। राजा ने मना कर दिया। और इसी बीच कामिल दुमुले ने जनता को विदेशी सेना का मुकाबला करने के लिए हथियार एकत्रित करने का आह्वान कर दिया। यानी कहते हैं जिसके घर में, हाँ बतेरी कुछ कह रही हो क्या? आवाज आ रही हुई ना? आ रही है। तो एक तरह से दैमुले ने वो कहते ना कि जिसके घर में जो भी हथियार हो भाई, दराती लट वगैरह इकट्ठे कर लो सारे। तो वैसी भावना यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। और दैमुले से प्रभावित होकर हजारों लोग इकट्ठे हो गए और हथियार प्राप्त करने के लिए बास्तिल की तरफ पड़े। या जिसके घर में जो था उसने इकट्ठा कर लिया होगा। फिर ये था ना कि बास्तिल का जो वो था,
बास्तिल का जो एक तरह से हम देखते हैं कि जो किला था जहां पर उनको लगा था कि हथियार रखे होंगे वहां पर सेना के सिर, बास्तिल किला वो था कि जहां पर जो राजनीतिक बंदी होते थे उनको रखा जाता था। तो वो लोग वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं और इसी बीच 9 जुलाई को राष्ट्रीय सभा ने अपने आप को संविधान सभा घोषित कर दिया। यानी अब वो संविधान पूरा करने के बाद ही अपने आप को समाप्त करेगा। तो इसी बीच फिर जो लोग तैयार हो रहे थे वो चले जाते हैं उधर, एक तरह से बास्तिल की तरफ, यानी जब हथियार लूटने हैं तो वहां पर वो जब जाते हैं लोग, तो जाने के बाद जो सबसे बड़ी जो बात होती है, कामिल दुमले के भाषण के बाद वहां पर जो सबसे बड़ी बास्तिल की तरफ पहुंचते और किसी ने अफवाह फैला दी कि बास्तिल के जो किला है उसमें हथियार और गोला बारूद है। और बास्तिल पेरिस से कुछ दूरी पर ही पुराना दुर्ग था जहां पर कैदियों रखा जाता था। लियो ग्रिसाए ने इसे कहते हैं निरंकुशता और निर्दयता का प्रतीक माना था इसमें। और 14 जुलाई को जो भीड़ काफी उत्तेजित हो चुकी थी उसने बास्तिल को घेर लिया। दुर्ग का जो प्रशासक था दलाने, और भीड़ में संघर्ष होता है, 200 लोग मारे जाते हैं इस भीड़ में और अंत में भीड़ की विजय होती है। और लुई 16 के पास जब ये खबर जाती है कि भाई सारे कैदी रिहा कर दिए गए हैं और किले के ऊपर जनता का अधिकार हो चुका है, तो लुई 16 कहता है कि क्या ये विद्रोह है। उसके मंत्री ने कहा कि नहीं, ये विद्रोह नहीं बल्कि क्रांति है। और सम्राट की घटना से प्रभावित होकर, सम्राट ने इस घटना से प्रभावित होकर 17 जुलाई को पेरिस पहुंचता है। वर्साई में रहता था वो, और बैली को पेरिस का मेयर और लफायते को राष्ट्रीय सुरक्षा दल का सेनापति घोषित कर देता है, स्वीकार कर लेता है एक तरह से। तो ये अपना मेयर कौन सा पद था? मेयर बेटा जैसे आजकल नहीं होता है जो जिला पार्षद के इलेक्शन होते हैं, और जैसे रोहतक है, रोहतक में जब जिला पार्षद के इलेक्शन होते हैं तो फिर हर वार्ड से, यानी रोहतक के जितने भी वो वार्ड हैं उनसे और फिर कुछ गांव को मिलाकर के उनके भी वार्ड बनते हैं। तो एक तो हम सरपंच का वोट देते हैं, फिर एक ब्लॉक समिति का देते हैं, फिर एक पार्षद का वोट देते हैं। तो जो नगर पालिका होती है, नगर पालिका को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो मेयर होता है, बड़े जगह पर अगर उसकी बात करें तो वो उस नगर को चलाने वाला व्यक्ति था मेयर। पेरिस का मेयर बनाने से उसको लगा कि भाई हाँ, कम से कम पेरिस में शांति होगी, क्योंकि क्रांति के बीच का एक आदमी उन्होंने मेयर घोषित कर दिया। तो लगा था कि हाँ ठीक माहौल हो जाएगा। तो आज इतना ही करेंगे। बास्तिल का जो पतन था उसका क्या महत्व था उसके बारे में फिर कल बात करते हैं। और इसमें आपको कुछ ऐसी बात हो जो समझ में नहीं आई हो, आगे समझ में कि नहीं आई? आगे सर। आगे चलो ठीक है।